नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि मद्य निषेध बिहार द्वारा दोस्तों वैकेंसी निकल चुका है। फॉर्म दोस्तों फिल होना शुरू हो गया है 27 तारीख से लेकर, ठीक है। 27 फरवरी से लेकर 27 मार्च दोस्तों फॉर्म फिल होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग दोस्तों फॉर्म फिल कर दीजिएगा। फॉर्म दोस्तों इसलिए फिल करना है चूँकि 28 पद ही है, लेकिन फॉर्म इसलिए फिल करना है कि दोस्तों अगर आप तैयारी में लगे रहिएगा, ठीक है, इसमें नहीं सही तो जो बिहार द्वारा जो आने वाला है, ठीक है, 1806 पद पर या फिर 2000 पद पर, उसका तो तैयारी अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप लोग फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों आज हम क्लास को शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहला सवाल से देखिए। सबसे पहला सवाल क्या कर आपके सामने। सबसे पहला सवाल है इंपीरियल पैलेस, ठीक है। इंपीरियल पैलेस किस देश की राष्ट्रीय स्मारक है दोस्तों, याद रखिएगा। ये आपका है जापान का है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा, ये जापान का राष्ट्रीय स्मारक है। इंपीरियल पैलेस जो है ये जापान का राष्ट्रीय स्मारक है, ठीक है। जापान की दोस्तों राजधानी क्या होता है, तो टोक्यो होता है। टोक्यो, ठीक है। टोक्यो जो है, टोक्यो ये जापान की राजधानी। जापान की दोस्तों मुद्रा क्या होता है, तो येन होता है। येन जो है जापान की मुद्रा है, येन, ठीक है। येन क्या है, जापान की मुद्रा है। और जापान की राजधानी टोक्यो है। टोक्यो जो दोस्तों याद रखिएगा ये होन्शु द्वीप पर स्थित है, ठीक है। होन्शु द्वीप पर स्थित है दोस्तों आपका क्या, टोक्यो, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है जापान को, ठीक है। याद रखिएगा, उगते हुए सूर्य का देश, ठीक है। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। फ्रांस दोस्तों राजधानी क्या होता है, तो पेरिस होता है, ठीक है, पेरिस। और पेरिस दोस्तों याद रखिएगा। एफिल टावर दोस्तों कहाँ है, तो पेरिस में ही है एफिल टावर, ठीक है। एफिल टावर कहाँ है, एफिल टावर, तो एफिल टावर दोस्तों फ्रांस में ही है, ठीक है। फ्रांस राजधानी पेरिस में एफिल टावर है। और पेरिस दोस्तों, पेरिस जो है ये आपका सीन नदी के किनारे है, सीन नदी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। पेरिस में ही किसका मुख्यालय है, तो पेरिस में ही यूनेस्को का मुख्यालय, UNESCO, इसका मुख्यालय क्या है, यूनेस्को का, तो पेरिस में ही है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसका दोस्तों स्थापना हुआ था 1945 में। कब हुआ था, 1945 को हुआ था यूनेस्को का स्थापना, ठीक है। चीन की राजधानी क्या होता है, चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। पूछे दोस्तों चीन की मुद्रा क्या होता है, तो युआन, ठीक है, युआन या फिर रेमन बी। इटली की राजधानी क्या होता है, रोम होता है। रोम जो दोस्तों याद रखिए ये टाइबर नदी के किनारे है, टाइबर नदी, ठीक है। टाइबर नदी के किनारे कौन सा है, रोम, ठीक है। याद देखिए दोस्तों FAO का मुख्यालय कहाँ है, वो रोम में ही है। FAO का मुख्यालय यानी फूड FAO का मुख्यालय कहाँ है, इटली राजधानी रोम में है, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखिए कि इंपीरियल पैलेस जो है ये किस देश की राष्ट्रीय स्मारक है, ये आपका जापान का है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए अगला सवाल। अगला आपके सामने है कि मैपल लीफ, ठीक है। मैपल लीफ, लीफ मतलब होता है पत्ता, यानी मैपल का जो पत्ता है ये किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, उसको कनाडा का है। कहाँ का है, कनाडा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। मैपल लीफ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, कनाडा का है। कनाडा का राजधानी होता है ओटावा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ईरान की राजधानी क्या होता है, तेहरान, ठीक है, याद रखिएगा। डेनमार्क की राजधानी क्या होता है, कोपनहेगन, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन, ठीक है। कोपेनहेगन जो होता है ये डेनमार्क की राजधानी है। नीदरलैंड की राजधानी क्या होता है, एम्स्टर्डम, ठीक है। एम्स, याद रखिएगा, एम्स्टर्डम, ठीक है। एम्स्टर्डम जो है ये नीदरलैंड की राजधानी होती है, ठीक है। तो मैपल लीफ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, ये आपका कनाडा का है। कनाडा राजधानी ओटावा, ईरान की राजधानी तेहरान, डेनमार्क का कोपेनहेगन, नीदरलैंड का एम्स्टर्डम, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 3 नंबर सवाल देखिए। 3 आपके सामने कह रहा है कि ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी किस देश की प्रमुख गुप्तचर संस्था है। ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका के गुप्तचर संस्था का नाम क्या है, तो आपका है ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। अच्छा,
भारत के गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? तो आईबी दोस्तों, एक आईबी हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये दोस्तों आपका रॉ हो गया, ठीक है, रॉ। ये दोस्तों घरेलू है, यानी भारत के अंदर ही, ठीक है, याद रखिएगा, ये भारत के अंदर ही काम करता है। और ये दोस्तों क्या है? इंटरनेशनल लेवल पर है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, ठीक है, बाहरी कह सकते हैं इसको, बाहरी, ठीक है। रॉ जो है बाहर में काम करता है, भारत के लिए खुफिया एजेंसी का नाम है, ठीक है, रॉ। और दोस्तों आईबी हो गया, ये घरेलू है भारत के अंदर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। नाइचो दोस्तों, ये जापान का नाइचो, ठीक है, नाइचो जो है ये जापान के गुप्तचर संस्था का नाम है, ठीक है। अगर पूछेगा आपसे कि चीन के गुप्तचर संस्था का नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखिएगा कि चीन के गुप्तचर संस्था का नाम दोस्तों आपको ध्यान रखना है MSS, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, MSS, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, स्टेट सिक्योरिटी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, ये MSS का क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। और MSS जो है ये चीन का खुफिया एजेंसी का नाम है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अभी हम बताते हैं चीन की राजधानी क्या होता है? बीजिंग होता है। चीन की मुद्रा युआन होता है, ठीक है। चीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग, ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका दोस्तों 3 राजधानियां होती है, कौन कौन सा? तो याद रखिएगा दोस्तों, केप टाउन हो गया, ठीक है, प्रीटोरिया, ठीक है, याद रखिएगा प्रीटोरिया। एक और होता है ब्लेम फाउंटेन, ठीक है, ये क्या है? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका के राजधानी है, 3 राजधानी, ठीक है, समझ गए हो दोस्तों यहाँ पे। तो अच्छा, यहाँ पे पूछेगा दोस्तों इजराइल के गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? इजराइल, ठीक है, इजराइल के गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? तो मोसाद जो है ये इजराइल के गुप्तचर संस्था का नाम है, मोसाद। अच्छा, इजराइल की राजधानी क्या होता है? तो जेरूशलेम इजराइल की राजधानी होती है, ठीक है। मुखबरात दोस्तों, मुखबरात याद रखिएगा, एक कहता है मिस्र, ठीक है, मिस्र के गुप्तचर संस्था का नाम है मुखबरात, ठीक है। अच्छा, मिस्र की राजधानी क्या होता है? तो काहिरा दोस्तों मिस्र की राजधानी है। इजराइल की राजधानी क्या होता है? जेरूशलेम। सबसे ज्यादा यहूदी कहां पाया जाता है, किस देश में? तो इजराइल में ही पाया जाता है, ठीक है। जेरूशलेम जो है ये इजराइल की राजधानी है। सबसे ज्यादा यहूदी कहां पाया जाता है? यहूदी तो दोस्तों आपका इजराइल में ही पाया जाता है सबसे ज्यादा यहूदी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ये आपका है दक्षिण अफ्रीका का, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल हम लोग देखेंगे 4 नंबर सवाल देखिएगा। 4 आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएनओ का फुल फॉर्म होता है। यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। यूएनओ में कितना देश शामिल है? तो याद रखिएगा 193 देश शामिल है, ठीक है। 193 जो देश शामिल हुआ था वो दक्षिणी सूडान है, दक्षिणी सूडान। इसका राजधानी क्या होता है? इसका राजधानी दक्षिणी सूडान का तो जुबा होता है, जुआ जो है ये दक्षिणी सूडान की राजधानी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यूएनओ का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? हेडक्वार्टर, इसका HQ कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है यूएनओ का? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। न्यूयॉर्क जो है ये किस नदी किनारे है? तो न्यूयॉर्क दोस्तों याद रखिएगा ये हडसन नदी के किनारे है, हडसन नदी के किनारे दोस्तों आपका न्यूयॉर्क, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे है, न्यूयॉर्क, ठीक है दोस्तों। 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस, ठीक है। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को, ठीक है, याद रखिएगा।
11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय बालिका दिवस याद किया, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को, ठीक है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती दिवस, या फिर कह सकते हैं मेन रूप से अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, अहिंसा दिवस, तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को 24 अक्टूबर को याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। अच्छा, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस, नौसेना दिवस याद रखिएगा, नौसेना दिवस दोस्तों याद रखिएगा 15 जनवरी को, ठीक है, 15 जनवरी को नौसेना दिवस याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे, सॉरी नौसेना नहीं बल्कि थल सेना हो जाएगा, क्या होगा, थल सेना, ठीक है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। और नौसेना दिवस जो मनाया जाता है, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। यूएनओ इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। कितने देश शामिल है, 193 देश शामिल है। 193 जो देश शामिल हुआ था, दक्षिणी सूडान शामिल है, जुआ, ठीक है। इसका राजधानी होता है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, हडसन नदी किनारे न्यूयॉर्क, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 5 नंबर सवाल देखेंगे, ठीक है। देखिए 5 आपके सामने कह रहा है कि महायान शाखा का साहित्य किस भाषा में लिखा गया था। तो दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए बौद्ध धर्म दोस्तों 2 भाग में बढ़ गया था, हीनयान और महायान, ठीक है। तो महायान जो था, महायान वो की शाखा का साहित्य किस भाषा में लिखा गया था, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। लेकिन मेन रूप से जो गौतम बुद्ध जो उपदेश दिए थे, जो सबसे पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, किस भाषा में दिए थे, तो पाली भाषा में दिए थे। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे, पाली भाषा में दिए थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। तो महायान शाखा का साहित्य किस भाषा में लिखा गया था, संस्कृत में दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। अगला सवाल देखिएगा 6 नंबर। 6 आपके सामने कह रहा है कि कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर, दोस्तों ये कहाँ है जल मंदिर, तो ये मेन रूप से पावापुरी में। कहाँ है, पावापुरी में है दोस्तों जल मंदिर, ठीक है। जल मंदिर का संबंध किस धर्म से है, दोस्तों ये आपका जैन धर्म से है, ठीक है। किस धर्म से है, जैन धर्म। तब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। देखिए जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभ देव है। कौन है, संस्थापक ऋषभ देव, ठीक है, याद रखिएगा। ऋषभ देव जो है ये जैन धर्म के संस्थापक है। लेकिन जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है, वास्तविक जो संस्थापक है, याद रखिएगा कौन है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है, ठीक है। देखिए जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए, तो टोटल आपका 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है। तीर्थंकर, ये आपको ध्यान रखिएगा। पूछेगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव जो थे ये प्रथम तीर्थंकर हुए, ठीक है। प्रथम तीर्थंकर हुए जैन धर्म के, ये आपको ध्यान रखिएगा। प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव। 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है, ठीक है। महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। कैवें तीर्थंकर है, देखिए आप लिख देते हैं 24वें, 24, ठीक है। अगर बात करते हैं कि महावीर स्वामी का दोस्तों जन्म याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ है 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ है, तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ है। कहाँ हुआ इनका जन्म, कुंडग्राम वैशाली, ठीक है। कुंडग्राम वैशाली में दोस्तों इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी की दोस्तों मृत्यु कब हुआ है, याद रखिएगा इनका मृत्यु हुआ है 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हुआ है। इनका मृत्यु दोस्तों कहाँ हुआ है, याद रखिएगा, तो पावापुरी में हुआ है। और पावापुरी में जहां मृत्यु हुआ है वहीं भी दोस्तों क्या है, जल मंदिर है, ठीक है। पावापुरी में क्या है,
जल मंदिर है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जल मंदिर दोस्तों आपको पता है किस धर्म से संबंधित होगा, जैन धर्म से संबंधित होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अच्छा, महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, रिजु पालिका नदी के किनारे हुआ था, ठीक है, रिजु पालिका नदी के किनारे हुआ था, ये आपको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों महावीर स्वामी के बचपन का नाम याद रखिएगा, वर्धमान था। वर्धमान जो है ये महावीर स्वामी के बचपन का नाम है वर्धमान, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। पूछेगा सवाल यहां से कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 22वें तीर्थंकर की अगर हम बात करते हैं, 22वें तीर्थंकर, ठीक है, 22वें जो तीर्थंकर थे वो अरिष्टनेमी है, ठीक है, अरिष्टनेमी, ये है 22वें तीर्थंकर। और 23वें जो तीर्थंकर हुए, 23वें तीर्थंकर याद रखिएगा, वो आपके थे, 22वें तीर्थंकर हुए अरिष्टनेमी, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ को ही सांपों का देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सांपों का देवता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अभी हम बात किए थे बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध, यहाँ पे हम देख लेते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक है। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है याद रखिएगा, वो दोस्तों 563 ईसा पूर्व में हुआ है इनका जन्म, ठीक है, याद रखिए। कहाँ हुआ है इनका जन्म, तो लुम्बिनी, कपिल वस्तु के लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, ये नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में, यानी कपिल वस्तु के लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। और इनका जो मृत्यु हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व में हुआ है, 483 ईसा पूर्व में हुआ है। कहाँ हुआ है 483 ईसा पूर्व में, दोस्तों इनका मृत्यु जो हुआ है वो कुशीनगर में हुआ है। कहाँ हुआ है, कुशीनगर, ये कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति किए थे, यानी 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए थे। और गृह त्याग की घटना को ही महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। जब 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे तो इनके जो प्रथम गुरु हुए वो अलार कलाम थे, द्वितीय गुरु थे रुद्रक रामपुत्र, ठीक है, ये सब सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद पूछेगा सवाल आपसे कि इन्होंने 6 साल तक कड़ी तपस्या के बाद, यानी 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे, जिसको वर्तमान में फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है। और जो सबसे पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, उसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, और किस भाषा में दिए थे, पाली भाषा में दिए थे, ठीक है। ये सब सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। 80 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हो गया था गौतम बुद्ध का, ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जो सारी चीजें एग्जाम में सब पूछते रहती है, ठीक है, ये सब सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करेंगे, देखेंगे 7 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 7 नंबर सवाल, 7 आपके सामने है कि किस वायसराय के समय भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। देखिए ये लॉर्ड हार्डिंग, याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग के समय ही दोस्तों क्या कर दिया गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। कि दोस्तों इसका जो शासनकाल माना जाता है, लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल, याद रखिएगा, इनका जो शासनकाल है 1910 से लेकर 1916 तक है, ठीक है। 1910 से लेकर 1916 तक दोस्तों इन्होंने शासन किया था। इनका शासनकाल माना जाता है लॉर्ड हार्डिंग का। और लॉर्ड हार्डिंग के समय में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था, ठीक है, याद कीजिएगा। बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ था, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, तो 1911 में रद्द हुआ था, ठीक है, किनके शासनकाल में, तो लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, के शासनकाल में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था 1911 में, ठीक है। अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया था, तो 1911 में कर दिया गया था। ये आपको ध्यान रखिएगा कि भारत की जो राजधानी है कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था 1911 में। और भारत की राजधानी दिल्ली बन गया था कब, 1912 में। और 1912 में ही, ठीक है, बिहार का स्थापना हुआ था। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर बिहार का स्थापना किया गया था, ठीक है, 22 मार्च 1912 को, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा यहां से पूछेगा लॉर्ड कर्जन के समय दोस्तों क्या हुआ था। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल आपको ध्यान रखिएगा, अगर पूछेगा आपसे तो 1899 से लेकर 1905 तक, ठीक है, इनका क्या है, इनका शासनकाल है 1899 से 1905 तक दोस्तों इनका शासनकाल माना जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर पूछेगा आपसे सवाल पूछ सकता है, देखिए सवाल क्या पूछेगा कि लॉर्ड कर्जन के समय दोस्तों क्या हुआ था, तो बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है, 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, ठीक है। और पूछेगा सवाल ये पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन जो प्रभावी हुआ था, बंगाल विभाजन
प्रभावी कब हुआ था, पूछेगा प्रभावी हो गया था, मतलब जोर शोर से पकड़ लिया था 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, ये डेट आपको ध्यान रखना है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और बंगाल विभाजन के उपरांत ही स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार किया गया था। स्वदेशी जो आंदोलन हुआ था इसी के दौरान हुआ था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, बंगाल विभाजन का ही बहिष्कार हुआ था। ठीक है, यानी विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने का शुरुआत हो गया था इसी स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ठीक है, जो 1905 में हुआ था। अगर पूछेगा दोस्तों आपसे सामने सवाल क्या पूछ सकता है कि लॉर्ड डफरिन के समय क्या हुआ था। लॉर्ड डफरिन का शासनकाल याद रखिएगा, इनका शासनकाल है 1884। ठीक है, 1884 से लेकर 1888 तक इनका शासनकाल किए थे, 1884 से 1888 तक। और लॉर्ड डफरिन के समय में क्या हुआ था तो दोस्तों याद रखिएगा कांग्रेस का स्थापना हुआ था। याद रखिएगा कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था, ठीक है, कब हुआ था कांग्रेस का स्थापना, तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का स्थापना किया गया था, लॉर्ड डफरिन के समय में किया गया था। देखिए कांग्रेस जो वर्ड है, ठीक है, कांग्रेस जो ये वर्ड है दोस्तों, कांग्रेस जो ये वर्ड है ये लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क का उपज है। ठीक है, कांग्रेस जो वर्ड है ये लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क का उपज है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा कांग्रेस वर्ड। ठीक है, अगर बात करेंगे यहाँ पे कि कांग्रेस का स्थापना किसने किए थे, तो कांग्रेस का जो संस्थापक थे, संस्थापक ए.ओ. हुम थे। ए.ओ. हुम जो थे ये कांग्रेस के संस्थापक थे। लॉर्ड मेयो का शासनकाल याद किए दोस्तों, 1869 से लेकर 1872 तक इनका शासनकाल माना जाता है। लॉर्ड मेयो के समय में क्या हुआ था, तो प्रथम जनगणना हुआ था। ठीक है, प्रथम जो जनगणना हुआ था याद रखिएगा वो 1872 में हुआ था। ठीक है, 1872 में ही प्रथम जनगणना हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। अच्छा, लॉर्ड मेयो की मृत्यु कैसे हो गया था ये आपको ध्यान रखिएगा, तो अंडमान निकोबार पर ही गए थे। ठीक है, वहीं पे दोस्तों इनको चाकू गोदकर मार दिया गया था लॉर्ड मेयो को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो प्रथम जनगणना 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। दशकीय आधार पर जनगणना शुरू किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा कि दशकीय आधार पर जनगणना। ठीक है, दशकीय आधार पर जनगणना जो शुरू किया गया था, जनगणना, ठीक है, ये कब हुआ था, 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अगला सवाल देखिएगा 8 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 8 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी, ये 1839 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1839 में असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी का स्थापना किया गया था। दोस्तों देखिए सबसे ज्यादा जो चाय की खेती होती है वो दोस्तों असम में होता है। ठीक है, याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो चाय होती है वो कहाँ होता है, असम में होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। अच्छा, असम का दोस्तों पुराना नाम क्या है, तो असम का जो पुराना नाम है याद रखिएगा, पुराना नाम वो कामरूप है। कामरूप जो है ये असम का पुराना नाम है। ठीक है, डिगबोई तेल क्षेत्र दोस्तों कहाँ है, तो डिगबोई जो तेल क्षेत्र है, डिगबोई तेल क्षेत्र, ठीक है, डिगबोई जो तेल क्षेत्र है यहीं पे असम में ही है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा डिगबोई तेल क्षेत्र। पूछेगा आपसे कि असम में ही सबसे बड़ी जो द्वीप है माजुली द्वीप, दोस्तों किस नदी पर बनती है, माजुली द्वीप जो बनती है, माजुली द्वीप ये किस नदी पर बनती है दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनती है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर दोस्तों माजुली द्वीप बनती है, लेकिन किस राज्य में बनती है माजुली द्वीप, ये दोस्तों असम में बनती है। ठीक है, असम में सबसे बड़ी द्वीप है माजुली द्वीप जो बनती है असम में, किस नदी पर, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसकी जो दोस्तों लंबाई कितनी है, तो दोस्तों 2900 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा 2900 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई, और असम में दोस्तों माजुली द्वीप बनती है। अच्छा, असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करेंगे, याद रखिएगा, देखिए रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ है, तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपका असम में है। दूसरा हो जाएगा आपका डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान आपका है असम में। चौथा याद रखिएगा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगर पूछेगा दोस्तों और, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ है? ये भी दोस्तों आपका असम में ही है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, कामाख्या माता मंदिर कहाँ है? ये भी दोस्तों असम में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। अच्छा, एक चीज याद रखिए दोस्तों, बोडो का दोस्तों, बोडो एक भाषा है जो दोस्तों कहाँ बोली जाती है? बोडो भाषा ये असम में बोली जाती है। बिहू दोस्तों कहाँ की है? बिहू, ठीक है, ये नृत्य है बिहू, ये दोस्तों असम की है। सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया, ये भी दोस्तों असम का ही है। सत्रिया, सत्रिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। सत्रिया कहाँ है? ये भी दोस्तों असम का ही है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे, अगला सवाल हम लोग देखेंगे 9 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 9 आपके सामने है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पे झांसी है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे झांसी, लखनऊ, ठीक है, कानपुर, फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला शाह, अजीमुल्ला, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब है क्या? तो आप जब देख रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तो आपको याद आ रहा होगा 1857 की क्रांति, ठीक है। इधर दोस्तों मिलान करना है, इधर दोस्तों आपका जगह का नाम है, इधर से जो किए थे वो है, यानी झांसी से विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? तो रानी लक्ष्मीबाई जो किए थे वो झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। लखनऊ से कौन किए थे? तो बेगम हजरत महल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। कानपुर से जो किए थे वो अजीमुल्ला किए थे, कानपुर से और है वो अभी हम बताएंगे। फैजाबाद से जो दोस्तों कौन किए थे? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह जो किए थे वो फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किए थे। अब हम बात करेंगे यहाँ से, देखिए सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति याद रखिएगा दोस्तों, ये क्रांति है 1857 की क्रांति, ये दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, ठीक है, यानी भारतीय इतिहास का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो माना जाता है वो 1857 की क्रांति माना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, याद रखिएगा। वीर सावरकर ने कहा था, अगर पूछेगा सवाल कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, यानी तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक जो कारण था ये आपको ध्यान रखिएगा, चर्बी वाले कारतूस था। क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस, ठीक है, चर्बी वाले जो कारतूस था ये 1857 का तात्कालिक कारण था, यानी कहने मतलब है कि चर्बी लगा हुआ था जो राइफल था, इनफील्ड राइफल, ठीक है, उसी के ऊपर दोस्तों जो मुंह से करना होता था उसमें दोस्तों सुअर का और गाय का चर्बी लगा हुआ था। दोस्तों गाय जो है वो क्या माना जाता है? हिंदू धर्म के लिए एक पवित्र है, ठीक है, और उसको माता मानते हैं। उसी तरह दोस्तों क्या ये इस्लाम धर्म के लिए सुअर दोस्तों क्या था? ठीक है, वो दोस्तों उनके लिए हराम माना जाता है, कहने मतलब है खाने के लिए, ठीक है। तो मेरे कहने मतलब ये दोस्तों कि सुअर का और एक गाय का चर्बी मिला हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, मेन रूप से ये क्रांति हुआ था 1857 की क्रांति। इसमें जो प्रथम शहीद हुए थे दोस्तों मंगल पांडे थे। कौन थे? मंगल पांडे। इनको दोस्तों फांसी कब दिया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है। तो 8 अप्रैल 1857 को, ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दिया गया था, ठीक है, मंगल पांडे को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। इन्होंने दोस्तों 2 अंग्रेज को गोली मार दिया था, जिसकी वजह से इनको फांसी दे दिया गया था मंगल पांडे को। ये 34वीं रेजिमेंट से संबंधित थे, 34वीं रेजिमेंट, ठीक है, 34वीं रेजिमेंट से संबंधित थे आपके कौन? मंगल पांडे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। अब हम यहां से बात करते हैं, देखिए झांसी से जो विद्रोह का नेतृत्व किए थे वो कौन किए थे? रानी लक्ष्मीबाई किए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे कि लखनऊ से विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे बेगम हजरत महल किए थे, ठीक है, और कानपुर से जो किए थे वो अजीमुल्ला किए थे, ठीक है। कानपुर से एक और व्यक्ति है, याद रखिएगा, नाना साहेब और तात्या टोपे, ठीक है, नाना साहेब और एक और व्यक्ति दोस्तों जो विद्रोह का नेतृत्व किए थे तात्या टोपे, तात्या टोपे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए तात्या टोपे को भी फांसी दे दिया गया था दोस्तों। तात्या टोपे ने क्या किया था? अंग्रेजों को खूब भगाया था। तात्या टोपे ने क्या किया था? अंग्रेजों को खूब भगाया था, ठीक है। इन्हीं के नजदीकी जो थे रिश्तेदार, कोई मतलब इनके नजदीकी कोई मित्र थे, इनको दोस्तों फंसवा दिया था, ठीक है, और लास्ट में दोस्तों इनको भी फांसी दे दिया गया था 18 अप्रैल 1859 को, ठीक है, 1859 को इनको फांसी दिया गया था, यानी कहने मतलब है कि 2 साल के बाद, ठीक है, 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दिया गया था। किनको? तो तात्या टोपे को। धोधू पंत के नाम से किसे जाना जाता है? तो नाना साहेब को धोधू पंत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। पूछिएगा सवाल कि फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह किए थे। और सवाल पूछेगा आपसे कि बिहार से कौन किए थे? तो बिहार से विद्रोह का नेतृत्व किए थे वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह जो थे ये बिहार से विद्रोह का नेतृत्व किए थे।
पटना से विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? पीर अली जो थे ये पटना से विद्रोह का नेतृत्व किए थे, ठीक है, याद किया। उसके बाद उसको पूछेगा आपसे दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? तो दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व किए थे, याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर। ये मुगल वंश का अंतिम शासक था, बहादुर शाह जफर जो था ये दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व किए थे। ये मुगल वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर सवाल। समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए अगला सवाल हम देखेंगे 10 नंबर। देखिए 10 नंबर सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? किसने कहा था दोस्तों? ये लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था, ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। देखिए भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, याद रखिएगा, ये लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा याद रखिएगा, ये जो घोषणा हुआ था ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था याद रखिएगा? तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था ये 9 अगस्त 1942 को हुआ था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। अच्छा पूछेगा आपसे यहाँ पे क्या पूछ सकता है? तो निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने एक नारा दिए थे। कौन सा नारा दिए थे महात्मा गांधी ने? तो करो या मरो का नारा दिए थे। कौन सा नारा दिए थे? करो या मरो का नारा दिए थे। डू एंड डाई, डू एंड या फिर डाई, DIE, डू एंड डाई, ठीक है, करो या मरो का नारा कौन दिए थे? महात्मा गांधी ने दिए थे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कहाँ था दोस्तों? वार्धा में हुआ था, वार्धा मुंबई, ठीक है, वार्धा मुंबई में ये दोस्तों क्या हुआ था आपका? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अच्छा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। एक एक दोस्तों आपका कि महात्मा को उपाधि किसने दिया था? गांधी जी को महात्मा को उपाधि किसने दिया था? और राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता, ठीक है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रपिता कहे थे सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, याद रखिएगा। यानी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उस वक्त आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपिता किसने कहा था महात्मा गांधी को? तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रपिता कहे थे। और सॉरी क्या यार, देखिए सवाल क्या पूछा दोस्तों कि राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, 1913, ठीक है, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, साहित्य के लिए दिया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिएगा 11 नंबर सवाल। देखिए 11 के सामने है, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? दोस्तों किसने किया था? तो आपको ध्यान रखिएगा, चित्तरंजन दास ने किया था, एनी बेसेंट ने किए थे, मदन मोहन मालवीय ने, या फिर मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। किसने 1920 के नागपुर के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू दोस्तों, क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अच्छा मोतीलाल नेहरू ने ही क्या किए थे? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने दोनों मिलकर क्या किए थे? याद रखिएगा, स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे, स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी का जो स्थापना किए थे 1923 में हुआ था। स्वराज पार्टी का स्थापना कब किए थे? 1923 में। किसने किए थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने दोनों ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे, ठीक है। एनी बेसेंट दोस्तों याद रखिएगा, एनी बेसेंट के बारे में अगर पूछेगा आपसे सवाल, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया एक आपका दोस्तों कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है? एक है आपका कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमनवेल्थ जो पत्रिका है ये आपका एनी बेसेंट का ही है, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा 1915 में
ठीक है। 1915 में दोस्तों मदन मोहन मालवीय ने क्या किए थे, तो हिंदू महासभा का स्थापना किए थे, हिंदू महासभा। ठीक है, सवाल पूछेगा दोस्तों आपसे, सवाल क्या पूछ सकता है कि हिंदू महासभा का स्थापना किसने किया था, तो 1915 में हिंदू महासभा का स्थापना किए थे मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने 1915 में हिंदू महासभा का स्थापना किए थे। ठीक है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसमें दोस्तों सवाल पूछेगा आपसे कि नागपुर अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा कि नागपुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो विजय राघवाचार्य किए थे। ठीक है, विजय राघवाचार्य 1920 के नागपुर अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे विजय राघवाचार्य, विजय राघवाचार्य। ठीक है, विजय राघवाचार्य ने क्या किए थे, तो 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जो उन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। अच्छा, याद रखिए दोस्तों कि 1922 के गया अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे, तो 1922 के गया अधिवेशन, ठीक है, गया अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे चित्तरंजन दास ने किए थे। ये भी ध्यान रखिएगा, 1922 के गया अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे, चित्तरंजन दास ने किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिएगा, 12 नंबर सवाल देखिए। 12 आपके सामने है कि सूरत फूट कब की घटनाक्रम है जो उग्रवादी एवं उदारवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। तो ये 1907 का है। कब का है, 1907। ठीक है, देखिए सूरत जो विभाजन हुआ था, सूरत जो फूट हुआ था, सूरत विभाजन, ठीक है, याद रखिएगा ये 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो सूरत अधिवेशन दोस्तों 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन में ही नरम दल और गरम दल, ठीक है, याद रखिएगा, एक आपका थे नरम दल, नरम दल, एक दोस्तों थे आपका गरम दल, गरम दल, दोनों क्या हो गए थे, दोनों दोस्तों अलग हो गए। ठीक है, दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। ठीक है, नरम दल गरम दल दोनों अलग हो गए थे सूरत अधिवेशन में, जो 1907 में हुआ था। और सूरत अधिवेशन का जो अध्यक्षता किए थे वो रास बिहारी घोष किए थे। ठीक है, रास बिहारी घोष ने सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे, और सूरत अधिवेशन में ही नरम दल गरम दल अलग हो गए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और फिर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन, और लखनऊ अधिवेशन का जो अध्यक्षता किए हैं, लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे, और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही नरम दल गरम दल क्या हो गए थे, तो एकजुट हो गए। ठीक है, क्या हो गए, एकजुट हो गए, अलग हुए थे सूरत अधिवेशन में, एकजुट हुए 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। यहां पे पूछ रहा है कि सूरत फूट कब की घटनाक्रम है, तो ये 1907 की घटनाक्रम है। ठीक है, 1908 में क्या हुआ था, तो खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था, तो खुदीराम बोस को जो फांसी दिया गया था ये 1908 में दिया गया था। 1906 में दोस्तों क्या हुआ था, याद रखिएगा, तो 1906 में अगर हम बात करते हैं तो 1906 में दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। 1906 में याद रखिएगा मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मुस्लिम लीग का स्थापना किए थे आगा खां ने। ठीक है, आगा खां ने 1906 में मुस्लिम का स्थापना किए थे। ठीक है, 1906 में दोस्तों याद रखिएगा कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, इसके जो अध्यक्षता किए हैं, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 में, इसके अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने 1906 के सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। 1906 में ही मुस्लिम का स्थापना किए थे आगा खां ने। 1905 में दोस्तों क्या हुआ था, तो 1905 में बहुत सारे घटना होती, जैसे पूछेगा आपसे कि बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है,
1905 में ही बनारस अधिवेशन हुआ था। 1905 में दोस्तों क्या हुआ था, याद रखिएगा, 1905 में ही बनारस अधिवेशन हुआ था, बनारस, ठीक है, बनारस अधिवेशन, बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। जिसके अध्यक्षता कौन किए थे, बनारस अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। बनारस अधिवेशन का अध्यक्षता 1905 में किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किए थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कौन किए थे, गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे, 1905 में किए थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, अभी हम बात किए थे। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया था, तो 1911 में रद्द कर दिया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे 13 नंबर सवाल। देखिए 13 आपके सामने कह रहा है, देखिएगा 13 नंबर सवाल कि 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तारी के बाद कहां रखा गया था। दोस्तों याद रखिएगा, इनको बांकीपुर जेल में रखा गया था। कहां रखा गया था, बांकीपुर जेल दोस्तों कहां है, पटना में है। वहीं पर दोस्तों 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर वहीं पर रखा गया था। 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था, याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों क्या है, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। पूछेगा सवाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था, ठीक है, दूसरा बैठक हुआ था संविधान सभा का, दूसरा बैठक हुआ था संविधान सभा का। तो दूसरे बैठक में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, याद रखिएगा, अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। पूछेगा आपसे सामने कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहां हुआ है, तो बिहार में ही हुआ है, बिहार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे 14 नंबर सवाल। 14 आपके सामने है। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। एक आपका है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए 14 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था करता है, तो 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था करता है भारतीय संविधान, ठीक है। कौन कौन सा आपातकाल है, तो सबसे पहला है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 में है, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। दूसरा आपका है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, देखिए राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 356 में किया गया है। तीसरा दोस्तों आपका है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल जो है ये अनुच्छेद 360 में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो भारतीय संविधान कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था करता है, 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था करता है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल 360, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। देखिए अगला सवाल आपके सामने 15 नंबर सवाल है कि सरकारी उपक्रमों की समिति में कितने सदस्य होते हैं, दोस्तों 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं सरकारी उपक्रमों की समिति में, ठीक है। पूछेगा आपके सामने कि लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो लोक लेखा समिति में सदस्यों की जो संख्या होती है 22 होती है, ठीक है। 15 दोस्तों जो तो होता है दोस्तों 15, ये आपको ध्यान रखिएगा, 15 दोस्तों ये होता है लोकसभा का, ठीक है, 15 किसका होता है, लोकसभा का 15 होता है, और राज्यसभा का याद रखिएगा, राज्यसभा का, ठीक है, 7 जो होता है ये आपका राज्यसभा का होता है, राज्यसभा का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है, ठीक है, याद रखिएगा। 15 जो होता है ये लोकसभा का होता है, लोकसभा का होता है, और 7 जो होता है राज्यसभा का होता है। अच्छा, प्राक्कलन समिति में, ठीक है, प्राक्कलन समिति में दोस्तों सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 30 होती है, और 30 जो होता है सिर्फ
ये लोकसभा का होता है। किसका होता है? लोकसभा का होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल देखिएगा, 16 नंबर सवाल। देखिए 16 आपके सामने है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, ठीक है, कौन जारी करता है? केंद्र सरकार करता है। कौन करता है? केंद्र सरकार। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कौन जारी करता है? केंद्र सरकार। आरबीआई का दोस्तों स्थापना कब हुआ था? यह देखिए, आरबीआई का स्थापना को ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1935 में हुआ था आरबीआई का स्थापना। ठीक है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया है 1949 में किया गया है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है। ठीक है, पूछेगा आपके सामने कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे, गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के जो प्रथम भारतीय गवर्नर है वो सीडी देशमुख। कौन है? सीडी देशमुख। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। आरबीआई के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। राष्ट्रीयकरण 1949, स्थापना 1 अप्रैल 1935। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा। ठीक है, क्या है वर्तमान गवर्नर? वर्तमान गवर्नर कौन है दोस्तों आपके? संजय मल्होत्रा। ठीक है, याद रखिए आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग, 17 नंबर सवाल देखिएगा। 17 आपके सामने कह रहा है कि निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई? ठीक है, भारत मिहिर। याद रखिएगा, यानी निम्न में से किस समाचार पत्र पर? तो भारत मिहिर समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। यहाँ पे सवाल पूछेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने लाया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया था लॉर्ड लीटन ने लाया था। लॉर्ड लीटन दोस्तों लाया था। ठीक है, लॉर्ड लीटन लाया था। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया था। ठीक है, किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया था लॉर्ड लीटन 1878 में 1878 में लाया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। लॉर्ड रिपन को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है सहायक संधि का जनक। ठीक है, लेकिन स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा था कि निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई? भारत मिहिर। चलिए अगला देखेंगे, अगला सवाल देखिएगा 18 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 18 आपके सामने कह रहा है कि इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? तो याद रखिए दोस्तों, किनके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास या के.एम. पन्नीकर। तो याद रखिए दोस्तों, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र। ठीक है, अगर देखेंगे हम लोग इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू, क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अभी हम आपको बताए थे कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर क्या किए थे? तो 1923 में दोनों ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे। स्वराज पार्टी। ठीक है, 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने मिलकर। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू दोस्तों ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था?
तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, उद्देश्य प्रस्ताव, ये दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किए थे। कब? तो 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चित्तरंजन दास दोस्तों इन्होंने 1922 में गया अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि चित्तरंजन दास ने गया अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे 1922 में। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। 19 नंबर सवाल देखिएगा। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो दोस्तों ये आपका बंगाल, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी में अधिक थी दोस्तों। बाल प्रथा हत्या जो था ये बंगाल प्रेसिडेंसी में क्या था? तो दोस्तों अधिक थी। 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल 20 नंबर। 20 आपके सामने है कि रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है दोस्तों? ठीक है, तो ये आपका संबंधित है मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से। ठीक है, मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी संबंधित है रेशमी रुमाल षड्यंत्र। ये जो रेशमी रुमाल षड्यंत्र जो है ये 1913 से लेकर 1920 तक हुआ था। 1913 से 1920 तक दोस्तों ये संबंधित है रेशमी रुमाल षड्यंत्र। ये मेन रूप से संबंधित है मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से। देखिए ये जो रेशमी रुमाल षड्यंत्र है ये एक आंदोलन ही था भारत की आजादी के लिए। ठीक है, भारत के आजादी के लिए दोस्तों ये षड्यंत्र किया गया था मेन रूप से 1913 से लेकर 1920 तक। ठीक है, याद रखिएगा। 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। 21 नंबर सवाल देखिएगा। 21 आपके सामने कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो नागपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? नागपुर अधिवेशन। अभी हम बताए थे कि नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था और नागपुर अधिवेशन का जो अध्यक्षता किए थे विजय राघवाचार्य किए थे। विजय राघवाचार्य, ठीक है, विजय राघवाचार्य ने 1920 में नागपुर अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? तो 1925 में हुआ था। कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, ठीक है, याद रखिएगा। सरोजनी नायडू ने 1925 के कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। सवाल यहां से बनता है, ठीक है, सवाल क्या बनेगा कि भारत की प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, याद रखिएगा, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। ठीक है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, जो यूपी की राज्यपाल बनी थी। ठीक है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, जो यूपी की प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे 1916 में हुआ था। इसका अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। उसमें दोस्तों पूछेगा कि फैजपुर जो अधिवेशन हुआ था ये 1937 में हुआ था और ये जो अधिवेशन है ये गांव में हुआ था। कहां हुआ था? गांव में अधिवेशन हुआ था। फैजपुर अधिवेशन 1937 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फैजपुर अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे, जो गांव में हुआ था 1937 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 1920 से लेकर 1920 में शुरुआत हुआ था और 1922 तक चला था असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। 1922 में ही असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, क्यों स्थगित कर दिया गया था 1922 में? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को घटना हुआ था चौरा चौरी घटना। ठीक है, चौरा चौरी घटना हुआ था, जिसमें दोस्तों इस घटना में 22 लोग मारे गए थे। 22 लोग मारे गए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और ये जो घटना हुआ था चौरा चौरी घटना, ये दोस्तों गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर दोस्तों कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है। ठीक है, यहीं पे ये घटना हुआ था। इसी घटना के बाद 1922 में, ठीक है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। 22 नंबर सवाल देखिएगा। 22 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है दोस्तों?
प्रसिद्ध कौन सा है? पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट जो है ये प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। ठीक है, 4 हॉटस्पॉट है दोस्तों, हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंदरवन। इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंदरवन, पश्चिमी घाट। ठीक है, देखिए इंडो बर्मा क्षेत्र, ठीक है, हिमालय हो गया, ठीक है, ये दोस्तों पश्चिमी घाट हो गया, एक, दो, तीसरा, चौथा आपका हो गया सुंदरबन। ठीक है, तो 4 आपका हॉटस्पॉट है। कितने हॉटस्पॉट है? तो 4 हॉटस्पॉट है। इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया, हिमालय हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, सुंदरबन। अच्छा, पश्चिमी घाट को सहाद्री के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, सहाद्री। ठीक है, पश्चिमी घाट को सहाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। थार दोस्तों मरुस्थल कहाँ है? तो भारत का मरुस्थल है थार मरुस्थल, जो राजस्थान में है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। सुंदरवन दोस्तों डेल्टा कहाँ है? तो सुंदरवन जो हॉटस्पॉट है ये मेन रूप से सुंदरवन दोस्तों पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए दोस्तों। अच्छा, लद्दाख दोस्तों क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, लद्दाख में दोस्तों कितना जिला है? तो लद्दाख में जो जिलों की संख्या है, याद रखिएगा, जिलों की संख्या दोस्तों पहले 2 था। कौन कौन सा? लेह और कारगिल। अभी दोस्तों कितना है? 5 और बढ़ गया, तो 7 जिला है वर्तमान में लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख राजधानी लेह होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों लद्दाख है। क्या है? लद्दाख। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। और लेह जो है, जिसकी राजधानी लद्दाख राजधानी लेह होता है, यहाँ पे सवाल पूछेगा कि भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला हो गया कच्छ, दूसरा सबसे बड़ा जिला हो गया आपका लेह भारत का। ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टि से ये आपको ध्यान रखिएगा। लेह जो है ये क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। सबसे छोटा जिला कौन सा दोस्तों भारत का? आपका हो गया माहे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिएगा, देखिए 23 नंबर सवाल। 23 आपके सामने है कि किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? नाइट्रोजन चक्र। कौन चक्र? सॉरी, जल चक्र। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? जल चक्र। क्या हो जाएगा? जल चक्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जल चक्र। ठीक है, यानी किस चक्र के संचालन में? तो जल चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अगला सवाल 24 नंबर। 24 आपके सामने है कि गौतम बुद्ध ने संघ में बिछुनी या फिर स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहां दी? तो वैशाली में दिया था। कहां दिया था? वैशाली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए बात करेंगे यहाँ पे कि गौतम बुद्ध ने स्त्रियों के प्रवेश पर दोस्तों क्या था? प्रतिबंध था। ठीक है, अपने संघ में। फिर दोस्तों बाद में, ठीक है, आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने क्या किए थे? अपने यानी कि अपने शिष्यों के कहने पर, गौतम बुद्ध के शिष्यों के कहने पर दोस्तों गौतम बुद्ध ने स्त्री के प्रवेश की अनुमति दी। ठीक है, देखिए बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए सबसे न्यूनतम उम्र सीमा है वो 15 वर्ष है। ठीक है, यानी अगर आप 15 वर्ष के हो गए तो आप इस संघ में शामिल हो सकते हैं, गौतम बुद्ध के संघ में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। यहां से सवाल आपसे पूछेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो गौतम बुद्ध जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कहां हुआ था? तो आपका कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए थे। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था पहले। ठीक है, उस बाद इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, याद रखिएगा। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए थे। 6 साल तक कड़ी तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, देखिए जब गृह त्याग किए थे तो गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इनके जो प्रथम गुरु हुए वो अलार कलाम थे। दूसरे गुरु थे रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, और 35 वर्ष के अवस्था में जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में निरंजना नदी के किनारे, ठीक है, जिसको वर्तमान में फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और उसको दोस्तों इन्होंने जब सबसे पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में दिए थे, पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, ये आपको ध्यान रखिएगा। यहां से सवाल आपसे पूछेगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुआ था? देखिए सवाल आपसे पूछेगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुआ था। पूछेगा दोस्तों कि प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है, प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था ये हुआ था आपका
राजगृह में हुआ था, राजगृह में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो महाकश्यप, ठीक है, महाकश्यप के अध्यक्षता में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है। उससे पूछेगा कि द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति, तो द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुआ था, याद रखिएगा, द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुआ था, आपको ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों वैशाली में हुआ था। कहां हुआ था? वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। और 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, ईसा पूर्व में हुआ था, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों, ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद कहां हुआ था, यानी किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो सबाकामी, सबाकामी के अध्यक्षता में हुआ था। और याद रखिएगा ये काला शोक के समय में हुआ था, काला शोक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। उसके बाद द्वितीय हो गया, तृतीय पूछेगा, तृतीय जो बौद्ध संगीति हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीति, तो तृतीय जो बौद्ध संगीति हुआ था, याद रखिएगा, तृतीय जो बौद्ध संगीति हुआ था, आपको ध्यान रखिएगा, ये हुआ था आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और दोस्तों ये हुआ था आपका 251 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। और याद रखिएगा ये हुआ था, महाकश्यप हो गया दोस्तों, सबाकामी हो गया, मोगली पुत्र तीस, मोगली पुत्र तीस के अध्यक्षता में हुआ था। और अशोक के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति। यहां पे देखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति, ठीक है, चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुआ था, याद रखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति ये आपका हुआ था कुंडल वन कश्मीर में, ठीक है। और याद रखिए दोस्तों ये आपका हुआ था किसके शासनकाल में? तो वसुमित्र के अध्यक्षता में हुआ था, अशोक घोष इसके उपाध्यक्ष थे, ठीक है। और दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहां दी? तो वैशाली में दिया था। सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था, ठीक है। पावापुरी में दोस्तों किनकी मृत्यु हुआ है? तो महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ है पावापुरी में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ये सब दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके बढ़िया से याद कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल 25 नंबर। 25 आपके सामने क्या कह रहा है कि कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो एल तरंगे जो होती है दोस्तों ये सबसे विनाशकारी होती है, ठीक है। पी तरंगे होती है, एस तरंगे, एल तरंगे, सबसे खतरनाक जो होता है वो आपका एल तरंग होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए अगला सवाल 26 नंबर। 26 आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? देखिए अगर पूछेगा दोस्तों, यहां पे अगर बात करेंगे कि रेड क्लिफ जो रेखा है वो भारत और चीन के बीच, दोस्तों ये गलत है। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है? सही सुमेलित पूछ रहा है ना। हाँ देखिए, तो रेड क्लिफ रेखा दोस्तों किसके बीच है? ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। दोस्तों ये गलत हो गया आपका। डुरंड रेखा दोस्तों किसके बीच है? तो डुरंड रेखा याद रखिए दोस्तों ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, ठीक है, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान के बीच है आपका डुरंड रेखा। ये भी दोस्तों आपको गलत है। मैगिनोट दोस्तों आपका सही है, क्योंकि दोस्तों ये फ्रांस और जर्मनी के बीच है दोस्तों मैगिनोट रेखा, ठीक है। हिंडनबर्ग दोस्तों ये भी गलत है। हिंडनबर्ग रेखा जो है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच है, ठीक है, जर्मनी एवं पोलैंड, ठीक है, याद रखिएगा। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। डुरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच, ठीक है। मैगिनोट रेखा दोस्तों किसके बीच है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच याद रखिएगा मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच क्या सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच। मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था 1914 में, ठीक है, याद रखिएगा। पूछेगा कि रेड क्लिफ रेखा का जो निर्धारण किया गया था ये 1947 में किया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिए दोस्तों। अच्छा पूछेगा यहाँ पे पूछ क्या सकता है आपसे कि
उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी रेखा है? 38वीं समांतर रेखा है। समांतर रेखा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अमेरिका और कनाडा के बीच, याद रखिएगा, अमेरिका एवं कनाडा के बीच कौन सी रेखा है? कनाडा, ये आपका है 49वीं समानांतर रेखा, समानांतर रेखा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। पूछेगा आपके सामने कि उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच कौन सी रेखा है? वियतनाम, उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच है 17वीं समानांतर रेखा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर से देख लेते हैं, देखिए, रेडिक्लिव रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, डूरांड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी रेखा है? 38वीं समांतर रेखा। हिंडन रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच, अमेरिका और कनाडा के बीच समांतर 49वीं समांतर रेखा, उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम के बीच 17वीं समांतर रेखा। वियतनाम राजधानी क्या होता है? हनोई। उत्तरी कोरिया राजधानी क्या होता है? याद रखिएगा, पियोंगपांग। दक्षिणी कोरिया राजधानी क्या होता है? तो सियोल होता है, ठीक है। कनाडा राजधानी क्या होता है? ओटावा होता है। अमेरिका राजधानी वाशिंगटन डीसी होता है। पाकिस्तान राजधानी इस्लामाबाद। अफगानिस्तान का काबुल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। उस बात पूछेगा आपके सामने, जर्मनी राजधानी क्या होता है? बर्लिन। फ्रांस राजधानी पेरिस, ठीक है, अगर पूछेगा आप सामने। चलिए अगला सवाल देखेंगे, देखिए अगला सवाल 27 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 27 नंबर सवाल क्या, अगर आपके सामने 27 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? ठीक है, लंबी की बात करें दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों इंडीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडीज जो पर्वत श्रृंखला है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी जो लंबाई है दोस्तों, इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 7000 किलोमीटर, ठीक है, 7000 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है, ठीक है, इंडीज पर्वत श्रृंखला की। अगर बात करेंगे, ये मेन रूप से दक्षिण अमेरिका में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है? तो दक्षिण अमेरिका, ठीक है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में दोस्तों फैला हुआ है। कौन सा? एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। आल्प्स दोस्तों, ये आल्प्स जो है ये यूरोप की पर्वतमाला है। यूरोप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो यूरोप की दूसरी सबसे जो ऊंची चोटी है दोस्तों आल्प्स पर्वत है, ठीक है, याद रखिएगा। रॉकी दोस्तों, याद रखिएगा, रॉकी जो है ये क्या है? रॉकी अगर बात करते हैं, ये है ये उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? तो आपका रॉकी, ठीक है। रॉकी की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों क्या है? तो माउंट एल्बर्ट, ठीक है, माउंट एल्बर्ट जो है, माउंट एल्बर्ट, ये दोस्तों रॉकी, यानी कि वो रॉकी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो माउंट एल्बर्ट, ठीक है। पूछेगा सवाल आपके सामने, सवाल क्या पूछ सकता है कि रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्बर्ट, जिसकी ऊंचाई है 4401 मीटर, ठीक है, 4401 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है, ठीक है, याद रखिएगा, माउंट एल्बर्ट की। और ये दोस्तों रॉकी की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एल्बर्ट, ठीक है। हिमालय दोस्तों क्या है? ये सबसे ऊंची पर्वत है श्रृंखला, पूरे विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सा है? हिमालय दोस्तों पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर, 8848 मीटर, ठीक है, 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे, अच्छा, आल्प्स जो है ये यूरोप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम दोस्तों क्या है? याद रखिएगा, सबसे ऊंची चोटी, सबसे, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस, माउंट
एल्ब्रूस, ठीक है। ये क्या है? ये सबसे ऊंची चोटी है यूरोप की, ठीक है, याद रखिएगा। और आल्प्स जो है ये यूरोप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो एंडी जो पर्वत श्रृंखला है सबसे लंबी है, कितना किलोमीटर है? तो 7000 किलोमीटर, जो दक्षिण अमेरिका में फैला हुआ है। चलिए, अगला हम लोग सवाल देखेंगे, 28 नंबर सवाल देखिएगा। 28 आपके सामने है कि किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा क्या किया गया था? तो केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था, ठीक है। चलिए देखेंगे अगला सवाल, 29 नंबर सवाल देखिए। 29 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है। अब दोस्तों आप बात करें यहाँ पे कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, ठीक है। क्रिप्स मिशन भारत दोस्तों कब आया था? तो 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। लीग कमीशन का दोस्तों गठन कब किया गया था? गठन इसका तो 1923 में किया गया था, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। आप बात करेंगे यहाँ पे कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। और प्रथम बैठक में ही, ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। किसे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और जो दूसरा बैठक हुआ था, दूसरा बैठक वो हुआ था आपका 11 दिसंबर, 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और संविधान सभा की दूसरे बैठक में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? तो 13 दिसंबर 1946 को याद रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे संविधान सभा में। उद्देश्य प्रस्ताव कौन प्रस्तुत किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो यहां पे समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 30 नंबर सवाल। 30 आपके सामने क्या कह रहा है, देखिए 30 आपके सामने है कि अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा जो किया गया था वो 24 अगस्त 1946 को किया गया था। कब किया गया था? 24 अगस्त 1946 को, याद रखिएगा, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था, अभी हम बताए थे, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? तो तिरंगा झंडा को अपनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तिरंगा झंडा को कब अपनाया गया? तिरंगा झंडा को अपनाया गया कब? तो 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे, 31 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 31 आपके सामने है कि अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से है, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से अनुच्छेद 54 का संबंध है, ठीक है, याद रखिएगा। पूछेगा सवाल, राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किसमें किया गया है? अब यहाँ पे थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति, दोस्तों राष्ट्रपति जो होते हैं ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक, ठीक है। प्रथम नागरिक कौन होते हैं भारत के? तो भारत के जो प्रथम नागरिक होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के पद का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल, याद रखिएगा, आर्टिकल 52 में किया गया है। देखिए राष्ट्रपति जो होते हैं ये संघ की कार्यपालिका शक्ति के अध्यक्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा।
संघ की कार्यपालिका शक्ति की, संघ की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। किसके तहत? तो आर्टिकल 53 के तहत। आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बता दें दोस्तों, किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 54 में किया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन। ठीक है, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख आर्टिकल 52 में किया गया है। राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल 60 में किया गया है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। क्षमादान की जो शक्ति प्राप्त है ये आर्टिकल 72 के तहत प्राप्त है। ठीक है, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को याद रखिएगा महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो याद रखिएगा आर्टिकल 61 में है। ठीक है, आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है और राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा आर्टिकल 61 के तहत हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। अगर पूछेगा आपके सामने, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, देख लेंगे राष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल 60 में है। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। देखिए राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? याद रखिए दोस्तों, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? तो आपका उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति के भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये आर्टिकल किसमें कहा गया है? तो आर्टिकल 63 में कहा गया है। आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए उपराष्ट्रपति जो होते हैं, याद रखिएगा, आप पूछेगा सवाल कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ वर्तमान उपराष्ट्रपति। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य के लिए, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए तो 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये सब सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। 32 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 32 नंबर, 32 आपके सामने है कि निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति की मात्रात्मक उपकरण है? ठीक है, इनमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें सभी। इन्हें देखिए वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं, ये सब क्या है दोस्तों? सभी तो आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। ठीक है, अभी हम बात कर दिए थे आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। तो आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 को। ठीक है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ थे। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। ठीक है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। ठीक है, संजय मल्होत्रा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल देखिएगा 33 नंबर सवाल। 33 आपके सामने है कि कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? ठीक है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कौन सा संस्थान? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है ये न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? तो नाबार्ड का स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना हुआ था। ठीक है, नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, योजना आयोग की जगह पे कौन सा आयोग आया था? तो योजना आयोग की जगह पे दोस्तों नीति आयोग आया था।
योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिएगा 34 नंबर। देखिए 34 आपके सामने है कि सीता अध्यक्ष का संबंध था किससे? भूमि कर विभाग से। किससे है? भूमि कर विभाग से सीता अध्यक्ष का संबंध था भूमि कर विभाग। देखिए अगला सवाल 35 नंबर। 35 आपके सामने है कि कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है, यानी कश्मीर के बारे में जो इतिहास में वर्णन मिलता है वो राजतरंगिणी में है। और राजतरंगिणी दोस्तों किसकी पुस्तक है? तो कलहन। कलहन की जो पुस्तक का नाम है वो राजतरंगिणी है। अमीर खुसरो की पुस्तक का क्या नाम है? तुगलकनामा। अमीर खुसरो, ठीक है, खुसरो, अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम है तुगलकनामा। सीयू की दोस्तों किसकी पुस्तक है? तो हेनसोंग। हेनसोंग की पुस्तक का क्या नाम है? सीयू की। और हेनसोंग जो आया था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन शासनकाल में भारत आया था। हेनसोंग दोस्तों भारत में कब से कब तक रहा था? तो 629 से लेकर 645 ईस्वी तक दोस्तों भारत में रहा था हेनसोंग। और हेनसोंग की पुस्तक का नाम है सीयू की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। किताब उल रेहला, ये दोस्तों किसकी पुस्तक है? तो ये अल बरूनी का है। अल बरूनी के दोस्तों पुस्तक का नाम क्या है? अल बरूनी की पुस्तक का नाम है किताब उल रेहला, या फिर इसी को बोलते हैं किताब उल हिंद। क्या बोलते हैं? किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल रेहला। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पे पूछेगा तहकीक हिंद। ठीक है, देखिए अगर यहां पे दोस्तों यहां पे एक सवाल पूछता है कि मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। दोस्तों एक और यात्री था, ठीक है, एक और इबन बतूता की पुस्तक क्या नाम है? रेहला। इबन बतूता, इबन 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 बतूता। यहां पे लेकिन किताब उल हिंद होना चाहिए। क्या होगा दोस्तों? किताब उल रेहला नहीं होगा, क्या होगा? हिंद होगा। किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है? दोस्तों यहाँ पे रेहला काट दीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग लगता मिस्टेक हो गया है। किताब उल हिंद की पुस्तक क्या नाम है? यानी किसकी पुस्तक है? अल बरूनी का है। और इबन बतूता की पुस्तक का क्या नाम है? तो रेहला जो है ये इबन बतूता की पुस्तक का नाम है रेहला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और इबन बतूता जो आया था ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, के शासनकाल में भारत आया था। और अल बरूनी जो भारत आया है ये महमूद गजनबी, महमूद गजनबी के शासनकाल में दोस्तों, महमूद गजनी के शासनकाल में भारत आया था। महमूद गजनी, ठीक है, महमूद गजनी के शासनकाल में दोस्तों भारत आया था अल बरूनी। अल बरूनी दोस्तों भारत में कब से कब तक रहा है? तो 1017 से लेकर 1030 तक दोस्तों भारत में रहा है। 1030 ईस्वी तक। ठीक है, 1017 से लेकर 1030 ईस्वी तक, 1017 से लेकर 1030 ईस्वी तक दोस्तों ये भारत में रहा है। ठीक है, कौन? अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी की पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद, या फिर उसी को बोलते हैं तहकीक ए हिंद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और उसमें महमूद को जो गजनी है ये भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितना बार? तो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था दोस्तों महमूद गजनी। महमूद गजनी का जो शासनकाल है याद रखिएगा ये 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक। ठीक है, ये किसका शासनकाल है? महमूद गजनी का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। मेगास्थनी दोस्तों पुस्तक का नाम है इंडिका। और इबन बतूता की पुस्तक का क्या नाम है? रेहला। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। 36 नंबर सवाल देखिएगा। 36 आपके सामने है कि सिजदा एवं पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की है? दोस्तों बलबन ने किया। किसने किया है? बलबन। ठीक है, सिजदा एवं पैबोस प्रथाओं की जो शुरुआत किए हैं वो बलबन ने किया है। रक्त एवं लौह नीति का प्रतिपादन किसने किया था? रक्त एवं लौह नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो बलबन ने किया था। ठीक है, बलबन का शासनकाल दोस्तों कब से कब तक है? तो बलबन का जो शासनकाल है 1000, याद रखिए, सॉरी 1246
1266 से लेकर 1287 तक, ठीक है, याद रखिएगा 1266 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक बलबन का शासनकाल है दोस्तों। रक्त एवं लौह नीति का प्रतिपादन बलबन ने किया था। अब दोस्तों इल्तुतमिश के बारे में बात करते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है आपका इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश का शासनकाल आपको ध्यान रखिएगा, इसका जो शासनकाल है इल्तुतमिश का 1211 से 1236 तक ईस्वी तक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश का शासनकाल है। ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के दोस्तों बेटी थी, इल्तुतमिश की एक बेटी है जिसका नाम है रजिया सुल्तान। क्या नाम है? रजिया सुल्तान। ये इल्तुतमिश की पुत्री है, ठीक है। इनका शासनकाल है 1236 से लेकर 1240 तक है। इन्होंने भी दिल्ली पर शासन किया है, रजिया सुल्तान। यानी सवाल पूछता है दोस्तों कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी, ठीक है। महमूद गजनी, दोस्तों अभी हम बात किए थे इसके बारे में। महमूद गजनवी के शासनकाल में दोस्तों कौन आया था? तो अल बरूनी आया था। और अभी हम बात किए थे अल बरूनी के बारे में। अल बरूनी की पुस्तक का क्या नाम है? तहकीक ए हिंद, या फिर इसी को बोलते हैं किताब उल हिंद, ठीक है। अल बरूनी दोस्तों भारत में कब से कब रहा है? तो 1017 से लेकर 1030 तक रहा है, ठीक है, ईस्वी तक भारत में अल बरूनी, ठीक है। इसका तो शासनकाल कब से कब तक था? तो 1000 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक ये महमूद गजनी का शासनकाल है। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितना बार? तो महमूद गजनी जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अकबर के बारे में, ठीक है। अकबर दोस्तों जन्म कब हुआ? इसका जन्म याद रखिएगा 1542 में अकबर का जन्म हुआ था, ठीक है। अकबर ने जजिया कर समाप्त किया। जजिया कर कब समाप्त किया था? तो 1564 में जजिया कर समाप्त किया था अकबर ने। अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी। दीन ए इलाही 1582 में किए थे, ठीक है। इबादत खाना का स्थापना कब किए थे? इबादत खाना का स्थापना कब किए थे? तो 1575 में किए थे, ठीक है। इबादत खाना का स्थापना अकबर ने किए थे, याद रखिएगा। जजिया कर समाप्त किए थे 1564 में। दीन इलाही की शुरुआत 1582 में किए थे अकबर ने, ठीक है। अकबर ने दोस्तों एक युद्ध लड़े थे महाराणा प्रताप के बीच, हल्दी घाटी का युद्ध, याद रखिएगा। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 1576 में हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर, जीता कौन था? अकबर जीत गया था, ठीक है दोस्तों। और जगह नहीं है लिखने के लिए। चलिए आगे से देखते हैं अगला सवाल, 36 नंबर सवाल। देखिए 37 नंबर सवाल, उतबी दोस्तों कौन था? याद रखिएगा उतबी एक इतिहासकार था। क्या था? इतिहासकार। 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उतबी एक इतिहासकार था। देखिए 38 नंबर सवाल। 38 आपके सामने है कि किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त मालदाय लिखी गई? तो कृष्णदेव रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? कृष्णदेव रॉय। कृष्णदेव रॉय के शासनकाल में भारत कौन आया था? याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा डोमिंगो पेस। डोमिंगो पेस एक दोस्तों बारबोसा भारत आया था। डोमिंगो पेस बारबोसा कृष्णदेव रॉय के शासनकाल में दोस्तों भारत आया था। ये आपको ध्यान रखिएगा। कृष्णदेव रॉय जो है ये विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक कौन था? दोस्तों कृष्णदेव रॉय था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा, सबसे महानतम शासक माना जाता है। सबसे महानतम शासक किसे माना जाता है? तो कृष्णदेव रॉय को माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य सबसे महानतम शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना हुआ था, विजयनगर
विजयनगर साम्राज्य, इसका स्थापना हुआ था 1336 में। संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे जिन्होंने 1336 में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर यहां से सवाल पूछेगा देवराय प्रथम, देखिए देवराय प्रथम के अगर बारे में बात करते हैं, देवराय प्रथम के शासनकाल में दोस्तों भारत कौन आया था? निकोलो कोंटी आया था। कौन आया था? निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी, निकोलो कोंटी जो है वो देवराय प्रथम शासनकाल में भारत आया था। देवराय द्वितीय शासनकाल में दोस्तों भारत कौन आया था? याद रखिएगा, अब्दुल रज्जाक। ठीक है, याद रखिएगा, अब्दुल रज्जाक जो है वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, देवराय प्रथम शासनकाल भारत कौन आया था? निकोलो कोंटी आया था। कृष्ण देवराय शासनकाल भारत कौन आया था? डोमिंगो पेस और बारबोसा आया था। ठीक है, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त मालदा लिखी गई थी? तो कृष्ण देवराय लिखा गया था। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल, 39 नंबर सवाल देखिएगा। 39 आपके सामने है कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो सब बहलोल लोदी ने किया था। किसने किया था? बहलोल लोदी। इसका जो शासनकाल माना जाता है, याद रखिएगा, शासनकाल 1451 से 1488 तक। ठीक है, कब से कब तक है? तो 1451 से लेकर 1488 तक है। ठीक है, 1451 से लेकर 1488 तक ये क्या है दोस्तों? तो बहलोल लोदी का शासनकाल। बहलोल लोदी ने ही लोदी वंश का स्थापना किए थे। लोदी वंश का संस्थापक कौन थे? तो लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी। ठीक है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोदी था। अंतिम शासक यहां पे अगर पूछेगा लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक याद रखिए दोस्तों, तो इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है ये लोदी वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और बहलोल लोदी ने लोदी वंश का स्थापना किए थे। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। ठीक है, यहां देखिए सवाल पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत का सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शासन किसने किया था? तो दोस्तों बहलोल लोदी ने किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक है? इनका शासनकाल याद रखिएगा दोस्तों, इनका शासनकाल माना जाता है 1296 से 1316 तक ईस्वी तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक शासनकाल याद रखिएगा, ठीक है, कब से कब तक है? तो 1300 हाँ 1351 से लेकर 1388 तक है। किनका शासनकाल? तो फिरोज शाह तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल याद रखिएगा दोस्तों, इनका जो शासनकाल माना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक का याद रखिएगा 1325 से 1351 तक है। ठीक है, 1325 से 1351 तक है दोस्तों। किनका? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, इनका शासनकाल माना जाता है 1325 से 1351 तक। फिरोज शाह तुगलक का देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1351 से लेकर 1388 तक ये भी है, ये भी है दोस्तों। 1351 से 1488 है, ये 1388 है। तो यहाँ पे देखो दोनों समान है, इसमें दिन का अलग फर्क होगा। ठीक है, यहाँ पे दिन एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है क्या होगा, इसमें तो सेम है लेकिन दिन आगे पीछे हो सकता है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे दोस्तों बहलोल लोदी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक भी आंसर हो सकता है लेकिन सबसे ज्यादा माना जाता है कौन? बहलोल लोदी। ठीक है, तो शासनकाल आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो अलाई दरवाजा निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था दोस्तों। देखिए
तुगलक वंश का जो स्थापना किए थे, तुगलक वंश का जो स्थापना किए थे वो गयासुद्दीन तुगलक ने किए थे। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना किए थे, 1320 में किए थे। तो 1320 से लेकर 1325 तक कौन है आपका? गयासुद्दीन तुगलक है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आया था 1325 से 1351। उसके बाद दोस्तों इसके बाद आया था फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। 40 नंबर सवाल देखिएगा। 40 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम, ठीक है, याद रखिएगा। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। राइबोसोम का खोज किसने किया था? ठीक है, याद रखिएगा, जेई पैलेड ने क्या किए थे? तो राइबोसोम का खोज किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए अगला सवाल, 41 नंबर सवाल देखिए। 41 आपके सामने है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहां संपन्न होती है? तो दोस्तों ग्रेना में होता है। कहां होता है? ग्रेना में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए अगला सवाल 42 नंबर। 42 आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो एबी में नहीं होता है। ठीक है, याद रखिए। एबी दोस्तों क्या है? ये सर्वग्राही है। सर्वग्राही रक्तदाता किसे कहा जाता है? सर्वग्राही रक्तदाता दोस्तों कहा जाता है एबी को, और वो भी सर्वदाता है। ये सर्वग्राही है। ये क्या दोस्तों? सर्वदाता। ठीक है, सर्वग्राही सर्वदाता, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। पीएच मान का खोज किसने किया था? तो पीएच मान का खोज किया था सोरेनसन ने किया था। सोरेनसन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। देखिए अगला सवाल 43 नंबर। 43 है कि अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? तो दोस्तों दो प्रोटॉन के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? अगर यहां पे देखेंगे इसका आंसर, क्यों 2 प्रोटॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश इसके बराबर होते हैं, यानी 2 प्रोटॉन खोज किसने किया था? तो दोस्तों रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन खोज किया था। और गोल्डस्टीन ने रदरफोर्ड का खोज किया था। ठीक है, न्यूट्रॉन खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन खोज किया था। इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। और पॉजिट्रॉन खोज किसने किया था? तो एंडरसन ने किया था। पॉजिट्रॉन खोज किया था एंडरसन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 44 नंबर देखिएगा। न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो द्वितीय गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। प्रथम गतिकी नियम से दोस्तों क्या प्राप्त होता है? तो जड़त्व का जो नियम प्राप्त होता है, ये प्रथम गतिकी नियम से होता है। ठीक है, और द्वितीय गतिकी नियम से दोस्तों क्या प्राप्त होता है? बल का व्यंजक प्राप्त होता है दोस्तों। तृतीय गति का नियम क्या होता है? प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। ये क्या है? तीसरा नियम है। ठीक है, देखिए अगला सवाल 44 नंबर। 45 नंबर सवाल है कि सिलिकॉन Si14 इसका परमाणु संख्या होता है। जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? दोस्तों बढ़ती है। क्या होती है?
बढ़ती है, ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर इसकी क्या होती है, तो बढ़ती ही है। 46 नंबर सवाल देखिएगा। 46 आपके सामने है कि निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है, तो पोलेनियम का होता है, ठीक है। पीओ होता है, 84 होता है परमाणु संख्या, याद रखिएगा। यूरेनियम 92 होता है, ऑक्सीजन O 8, ठीक है। लिथियम Li 3, ठीक है। वायुयान के टायरों में क्या भरा जाता है, लिथियम गैस भरा जाता है वायुयान के टायरों में, ठीक है। गुब्बारा में दोस्तों कौन सा गैस भरा जाता है, हीलियम भरा जाता है गुब्बारा में, ठीक है। निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है, तो पोलेनियम का सर्वाधिक समस्थानिक होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए 47 नंबर सवाल देखते हैं। ग्रेफिन होता है, क्या होता है, तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है ग्रेफिन। 47 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कार्बन का संकेत क्या होता है दोस्तों, तो कार्बन का संकेत सी होता है, परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन के दो अपरूप होते हैं, हीरा एक होता है, एक आपका ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट दोस्तों क्या है, यह विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक, ठीक है। ये विद्युत का क्या है, सुचालक है। और ये क्या है दोस्तों, ये कठोर होता है। हीरा क्या होता है, कठोर। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है, 2.42 ये हीरा का अपवर्तनांक होता है, और सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है हीरा का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए 48 नंबर सवाल। 48 आपके सामने है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को, ठीक है। 1 जून को दोस्तों दुग्ध दिवस मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, ठीक है, याद रखिएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। 29 जून को सांख्यिकी दिवस, ठीक है, याद रखिएगा। सांख्यिकी दिवस, ठीक है। सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। सांख्यिकी दिवस 29 जून को, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को, और 20 अक्टूबर को, याद रखिएगा 20 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए अगला सवाल 49 नंबर। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है, याद रखिए दोस्तों। वैष्णव धर्म से है, शैव धर्म से है, जैन धर्म से है, या फिर बौद्ध धर्म से है, तो ये दोस्तों वैष्णव धर्म से, ठीक है। कौन सा धर्म से है, वैष्णव धर्म, ठीक है। पंचरात्र का जो संबंध है वो वैष्णव धर्म से है, ठीक है। चलिए देखिए अगला सवाल 50 नंबर सवाल। सूर्य की चमकती सतह को क्या कहते हैं, दोस्तों प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। दोस्तों एक लास्ट सवाल है आपके लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सवाल दोस्तों क्या कह रहा है, पढ़िए आप लोग इसको। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। पढ़ देते हैं। वेंकट रमन रामकृष्ण, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वीएस नायपाल, हरगोविंद खुराना, ठीक है दोस्तों। हमने टोटल 50 प्रश्नों को डिस्कस किया है, ठीक है दोस्तों। बहुत जल्द दोस्तों मैं स्पेशल साइंस का क्लास लाऊंगा, जिसमें करीब मैं 30 से 35 प्रश्न को डेली डिस्कस करूंगा साइंस का, ठीक है। इसे दोस्तों वीडियो को जबरदस्त तरीके से शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।